हेलो एवरीवन, वेलकम टू माई चैनल से अभित अशोक। फ्रेंड्स, आज हम बीएफएम के मॉड्यूल ए में चैप्टर नंबर 10 का पार्ट 1 करेंगे। तो ये चैप्टर है फ्रेंड्स आपका टेक्नोलॉजी इन इंटरनेशनल बैंकिंग के बारे में, और इस लेक्चर में हम देखेंगे डिजिटाइजेशन इन इंटरनेशनल बैंकिंग, यानी डिजिटलाइजेशन कहिए चाहे डिजिटाइजेशन कहिए, एंड इवोल्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी इंटरनेशनल बैंकिंग। तो इंटरनेशनल बैंकिंग में टेक्नोलॉजी का क्या इफेक्ट है, उसी के बारे में ये पूरा चैप्टर है। और जो नया आपका सिलेबस है, जो अभी जून 2023 में जो एग्ज़ाम होगा, इसमें 5 पेपर होंगे, उसमें नया चैप्टर ये ऐड किया गया है बीएफएम के मॉड्यूल ए में। ये नया चैप्टर है, ओके, पहले नहीं था, अभी लेटेस्ट ऐड किया गया है। तो मैं इसको आपको कवर कर देता हूँ ताकि आपकी बीएफएम की प्रिपरेशन स्ट्रांग हो जाए। ओके, इंट्रोडक्शन टू डिजिटाइजेशन इन इंटरनेशनल बैंकिंग। ठीक है, तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन देखेंगे इंटरनेशनल बैंकिंग का, कैसे मतलब इंटरनेशनल बैंकिंग में डिजिटाइजेशन कैसे कैसे रोल प्ले करता है। In the banking industry, especially with regard to international banking, technologies are revolutionizing the profile of banking industry and tearing the barriers to entry and opening doors for new financial service providers। तो हो क्या रहा है कि बैंकिंग इंडस्ट्री में, खास करके इंटरनेशनल बैंकिंग में, जो टेक्नोलॉजी है वो रिवोल्यूशनलाइज कर रही है। एक तरीके का रिवोल्यूशन आ रहा है बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर में। उनकी जो प्रोफाइल है बैंकिंग इंडस्ट्री की, वो चेंज हो रही है, उसमें रिवोल्यूशन हो रहा है। एंड टेयरिंग द बैरियर्स, जो भी बाधाएं हैं उनको ख़त्म कर रहे हैं। कौन? टेक्नोलॉजी ख़त्म कर रही है, ताकि नए दरवाजे खोले जा सकें, एंट्री हो सके नए फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर्स की। ओके, तो बैंकिंग इंडस्ट्री में, खास करके इंटरनेशनल बैंकिंग में, टेक्नोलॉजी जो है एक तरीके का रिवोल्यूशन ला रही है, जिसकी वजह से जो भी बैरियर्स है, जो बाधाएँ थे नए फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर की एंट्री में, वो सब चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। कंपटीशन फ्रॉम स्टार्टअप, इंटरनेट जायंट्स एंड फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर्स फ्रॉम आउटसाइड ऑफ बैंकिंग अलॉन्ग विद द इंक्रीज्ड रेगुलेशंस आर फोर्सिंग बैंक टू एक्सेलरेट देयर डिजिटल रिवोल्यूशन। मतलब डिजिटल रिवोल्यूशन पर बैंकों को क्यों फोकस करना पड़ रहा है, उसके पीछे कारण ये है कि जो कंपटीशन उनको मिल रहा है, नए नए स्टार्टअप्स जो आ रहे हैं, उनसे कंपटीशन करना पड़ रहा है। इंटरनेट जायंट्स जो है ये भी मतलब बैंकिंग में एंट्री कर रहे हैं। जैसे देखिए, गूगल जो है इंटरनेट जायंट है, लेकिन गूगल पे इज़ देयर, है ना। उसी तरीके से व्हाट्सएप पर भी जो है पेमेंट की फैसिलिटी दी जा रही है ना। आप व्हाट्सएप का यूज करके पेमेंट कर सकते हैं। तो कहने मतलब एक हिसाब से देखा जाए तो ये इंटरनेट जायंट्स, स्टार्टअप हो गए, या अदर फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर है जिनका बैंकिंग से लेना देना नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी ये बैंकिंग की सुविधाएँ प्रोवाइड करना चाह रहे हैं या प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसकी वजह से कंपटीशन बढ़ा हुआ है, और मजबूरी में बैंकों को भी डिजिटल रिवोल्यूशन अडॉप्ट करना पड़ रहा है। ओके, बिल्डिंग अ ट्रूली डिजिटल बैंक। अगला पॉइंट है फ्रेंड, बिल्डिंग ए ट्रूली डिजिटल बैंक, रीथिंकिंग कस्टमर एक्सपीरियंस एंड डेवलपिंग इफिशिएंट इफेक्टिव ऑपरेटिंग मॉडल दैट फैसिलिटेट एन ओपन इको सिस्टम। तो यहाँ पर बैंकों को कस्टमर एक्सपीरियंस के बारे में रीथिंक करने की ज़रूरत है, दोबारा से सोचने की ज़रूरत है, और ऐसा सिस्टम डेवलप करने की ज़रूरत है जो कि इफ़ेक्टिव हो, इफ़िशियंट हो। ओके, ताकि एक ओपन इकोसिस्टम बनाया जा सके बैंकिंग इंडस्ट्री में। कहने मतलब ये है कि बैंकिंग में जैसे जो कस्टमर का एक्सपीरियंस है, खैर अभी भी उतना अच्छा नहीं है, लेकिन यह है कि आने वाले समय में जब टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो जाएगी, तो मतलब कस्टमर को ब्रांचों में नहीं जाना पड़ेगा। तो ओके, तो कस्टमर का जो एक्सपीरियंस है उसके बारे में रीथिंक करने की जरूरत है, ऐसा सिस्टम डेवलप करने की जरूरत है जो कि इफिशिएंट और इफेक्टिव हो। ओके, द पार्टिसिपेंट आर इनेबल्ड बाई अंडरलाइंग प्रोसेसेस, टेक्नोलॉजी एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स। ओके, जो पार्टिसिपेंट हैं बैंकिंग इंडस्ट्री के, उनको कहाँ से फ़ायदा मिलेगा? जो भी अंडरलाइंग प्रोसेसेस हम अडॉप्ट करेंगे, जो भी टेक्नोलॉजी या जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर होगा, इन सब चीज़ों से पार्टिसिपेंट्स जो है और ज़्यादा इनेबल हो जाएंगे, और ज़्यादा कैपेबल हो जाएंगे, और सारी चीज़ें कर पाएंगे। मैनी ऑफ द बैंक हु स्टार्टेड विद द टेक्नोलॉजी, बहुत सारे बैंक जिन्होंने टेक्नोलॉजी के साथ शुरुआत करी थी, हैव स्टार्टेड री इंजीनियरिंग देयर आर्किटेक्चर। अब मतलब टेक्नोलॉजी तो पहले ही ले आए थे, लेकिन अब वो क्या कर रहे हैं? री इंजीनियरिंग कर रहे हैं, दोबारा से इंजीनियरिंग की जा रही है इन देयर आर्किटेक्ट इन ऑर्डर टू सपोर्ट द अपडेटेड डेवलपमेंट्स इन द फील्ड ऑफ डिजिटल बैंकिंग, स्पेशली विथ रिगार्ड टू इंटरनेशनल बैंकिंग। तो हो क्या रहा है कि पहले से ही टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया जा चुका था, लेकिन अब फिर से री इंजीनियरिंग की जा रही है उनके आर्किटेक्ट को, ताकि जो भी अपडेटेड डेवलपमेंट्स आए हुए हैं डिजिटल बैंकिंग में, उनको सपोर्ट कर सके उनका सिस्टम। ओके, तो री इंजीनियरिंग की प्रोसेस चली हुई है। बैंक्स, जनरल सी बात हो रही है फ्रेंड्स, कोई स्पेसिफिक बातें नहीं, बस जनरल सी बातें हो रही हैं कि क्या ज़रूरत है, क्यों ज़रूरत है ना। बैंक नीड टू स्पेस आउट देयर आर्किटेक्चर बेस्ड ऑन देयर
स्पेसिफिक स्ट्रेटजी एंड रेडीनेस टू कम्पीट इन द डिजिटल एरेना। तो अगर डिजिटल एरेना में या डिजिटल युग में आपको कम्पीट करना है तो उसके लिए जो है हमें अपना आर्किटेक्चर बनाना होगा जो कि आधारित होने चाहिए हमारी अपनी खुद की स्ट्रेटजी और रेडीनेस, तैयारी की हम कितना जो है डिजिटल एरेना में कंपटीशन के लिए तैयार हैं, उसके हिसाब से हमें अपना आर्किटेक्चर बनाने की ज़रूरत है। ओके, देयर एफर्ट विल नीड टू बी स्ट्रेटजिक इन ऑर्डर टू रीच द ऑब्जेक्टिव विथ अवेलेबल कैपिटल विद इन एन एक्सेप्टेबल टाइम फ्रेम। ओके, देयर एफर्ट नीड टू बी स्ट्रेटजिक इन ऑर्डर टू रीच द ऑब्जेक्टिव विथ अवेलेबल कैपिटल एंड विद इन एक्सेप्टेबल टाइम फ्रेम। तो मतलब कहने का जो बैंकों का एफर्ट करना है वो ऐसी स्ट्रेटजी के तहत करना है कि देखिए री इंजीनियरिंग करनी है, टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना है, लेकिन जितना पूंजी उपलब्ध है उसी के दायरे में रहकर ही करना है। अगर हमारे पास 200 करोड़ की पूंजी है तो 200 करोड़ में ही री इंजीनियरिंग कर लेनी है एंड विद इन एक्सेप्टेबल टाइम फ्रेम। अगले 1 साल के अंदर में हमें डिजिटलाइज हो जाना पूरी तरह, तो 1 साल के टाइम फ्रेम में ही करना है, ऐसा नहीं कि ये प्रोसेस 12 साल तक चलती रहेगी। ओके, तो एक्सेप्टेबल टाइम फ्रेम होना चाहिए, जितना कैपिटल अवेलेबल है उतनी कैपिटल में ही स्ट्रेटजी बना करके ये काम करना है। हियर बाई इंक्रीजिंग द कस्टमर्स एक्सपीरियंस। एक बार आप डिजिटलाइज हो गए, नई नई टेक्नोलॉजी का अडॉप्ट करेंगे तो कस्टमर का एक्सपीरियंस जो है अच्छा हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ऑल इन द एरिया ऑफ इंटरनेशनल बैंकिंग इन विच कस्टमर्स आर इन्वॉल्व। ठीक है, तो खास करके इंटरनेशनल बैंकिंग में देखिए डिजिटलाइजेशन हर क्षेत्र में करना है, लेकिन चूंकि हम पढ़ इंटरनेशनल बैंकिंग के रेफरेंस में रहे हैं इसीलिए जो है स्पेशली रेफरेंस हर बार इंटरनेशनल बैंकिंग का आ रहा है। डिजिटल स्ट्रेटजी इज बेस्ड ऑन बैंक स्पेसिफिक गोल, विजन एंड मिशन। जो डिजिटल स्ट्रेटजी होगी बैंक की वो डिपेंड करेगी किस पर, बैंक का क्या गोल है, उसका क्या विजन है और उसका क्या मिशन है, उसी के आधार पर ही डिजिटल स्ट्रेटजी तैयार की जाएगी। द कम्पिटिटिव कंटेंट एंड टारगेट बिजनेस मॉडल नीड टू बी आइडेंटिफाइड फॉर डिजिटल री इन्वेंशन। जो भी कम्पिटिटिव कंटेंट्स हैं, जो टारगेट बिजनेस मॉडल है, वो सारी चीज़ें पहचाने जाएंगे डिजिटल री इन्वेंशन के लिए। यानी कि हमें डिजिटली अगर री इन्वेंट करना है तो हमें देखना होगा कि कौन कौन से कंटेंट हैं जिनमें कंपटीशन ज़्यादा है, जिन पर हमें डिजिटलाइजेशन करना है। ओके, उसके बाद में कौन सा बिजनेस मॉडल हम अडॉप्ट करेंगे, वो चीज़ें भी हमें थिंक करने की ज़रूरत है। बैंक नीड टू अपग्रेड देयर प्लेटफॉर्म इन अलाइनमेंट विद द एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म एंड चेंजेज रिक्वायर्ड टू सपोर्ट द डिजायर्ड डिजिटल मैच्योरिटी। तो बैंकों को अपना प्लेटफॉर्म अपडेट करना होगा, अपग्रेड करना होगा, किसके साथ मिल करके, एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म, जो पहले से हमारे पास प्लेटफॉर्म है उसी प्लेटफॉर्म को हम अपग्रेड करेंगे। ओके, ताकि जैसे जो चला आ रहा है वो चीज़ ना डिस्टर्ब हो। जो डेबिट कार्ड हमने पहले इशू किया है वो बंद नहीं हो जानी चाहिए, वो चलते रहने चाहिए और हमें अपडेट भी ले आना है। ओके, ताकि डिजिटल मैच्योरिटी जो हमें चाहिए वो सारी चीज़ों को सपोर्ट कर सके। क्या चीज़, जो हमारा नया प्लेटफॉर्म बनकर आ रहा है, अपग्रेडेड प्लेटफॉर्म आएगा, वो जो है जो भी डिजिटल मैच्योरिटी के लिए चेंजेस हैं उनको सपोर्ट करने वाला होना चाहिए। इंटायर प्रोसेस ऑफ री इंजीनियरिंग शुड इन्वॉल्व ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ एंगेजमेंट एंड आल्सो करंट डिजिटल इनेबलर्स यूज्ड इन फ्रंट ऑफिस, बैक ऑफिस एंड अदर ऑपरेशनल सिस्टम सो दैट एक्सपीरियंस ऑफ द कस्टमर पोस्ट एडवांस्ड विल इंक्रीज देयर बाई लीडिंग टू इंक्रीज बिजनेस ग्रोथ। कह रहे हैं कि मतलब हमें जो है जो री इंजीनियरिंग करनी है उसमें क्या करना है, जो ट्रेडिशनल सिस्टम चला हुआ था इंगेजमेंट का, मतलब जैसे हम पहले कस्टमर के साथ कैसे इंगेज हुआ करते थे, ब्रांचों में कस्टमर आया करता था या डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड वगैरह यूज किया करता था, तो वो सारी चीज़ें हमें मतलब उन्हीं में री इंजीनियरिंग करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ में ये अभी जो करंटली जो डिजिटल इनेबलर्स आ रहे हैं, जो करंट डिजिटल इनेबलर्स, जैसे अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है आपका, उसके बाद में बिग डेटा वगैरह आ रहा है, ब्लॉकचेन वगैरह आ रहा है, तो ये सारी चीज़ें जो नई नई टेक्नोलॉजी हैं उनको जो है हमें फ्रंट ऑफिस, बैक ऑफिस और अदर ऑपरेशनल सिस्टम में यूज करना होगा, ताकि जो कस्टमर का अनुभव है, एक्सपीरियंस है चीज़ों के साथ में, वो एडवांसमेंट आने के बाद, पोस्ट एडवांसमेंट, जब आप टेक्नोलॉजी को री इंजीनियर कर चुके होंगे, वो कस्टमर का एक्सपीरियंस अच्छा हो जाना चाहिए, बढ़ जाना चाहिए, जिससे कि आपके बिजनेस की ग्रोथ भी अल्टीमेटली होगी। वंस द गो अहेड इज डिसाइडेड, एक बार गो अहेड डिसाइड हो गया है, डिजिटल री इंजीनियरिंग रोड मैप विद द ऑपरेटिंग मॉडल, target architecture, bank's budget plan, resource and risk appetite need to be defined along with the timeliness, cost, resource, risk and expected return। एक बार बैंक ने ये डिसाइड कर लिया कि हाँ हमें जो है अपने जो डिजिटल हमारा रोड मैप है उसमें री इंजीनियरिंग की ज़रूरत है और हम इसको एडवांस बनाना चाहते हैं, एक बार ये गो अहेड हो गया कि हाँ ठीक है हमें री इंजीनियरिंग करनी है, देन द डिजिटल री इंजीनियरिंग रोड मैप विद द ऑपरेटिंग मॉडल, टारगेट आर्किटेक्चर, बैंक का बजट,
रिसोर्स और रिस्क एपेटाइट के नीड टू बी डिफाइंड, हमें ये डिफाइन करना पड़ेगा। ओके, एक बार हमने ये सोच लिया कि हमें डिजिटल री इंजीनियरिंग करनी है, तो हमें एक रोड मैप बनाना होगा जिसमें हम हर चीज़ को नोटिस करेंगे, हर चीज़ को डिफाइन करेंगे कि हाँ हमारा आर्किटेक्चर कैसा रहेगा, कौन सा ऑपरेटिंग मॉडल हम अडॉप्ट करेंगे, बैंक का बजट क्या है, हमारे पास कौन कौन से रिसोर्सेस अवेलेबल हैं, हम कितना रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, ये सारी चीज़ें हमें डिफाइन करनी पड़ेंगी। अलॉन्ग विद द टाइमलाइंस, हमें टाइमलाइन डिसाइड करनी होगी कितने समय में ये सारा काम हो जाना चाहिए, कितना पैसा लगेगा, क्या रिसोर्सेस हैं, क्या रिस्क इन्वॉल्व हैं और कितना हमें बदले में इसके रिटर्न मिलेगा। ये सारी चीज़ें हमें डिफाइन कर लेने की ज़रूरत होती है अगर हमें नए युग में नए बिजनेस मॉडल के साथ आना है, डिजिटल मॉडल के साथ अगर हमें आना है। ओके, तो ये हो गई फ्रेंड्स हमारी बातें जो है इंट्रोडक्शन टू डिजिटाइजेशन इन इंटरनेशनल बैंक। तो हमने इसमें देखा जनरल सी बातें करी हुई हैं, कोई स्पेसिफिक बातें नहीं करी हुई फ्रेंड्स। ओके, एकदम बस हल्का फुल्का समझते हुए चलिए, कोई कुछ काम की चीज़ मुझे ज़्यादा दिखती नहीं है, बट पढ़ लेना है क्योंकि क्वेश्चन घुमाते भी हैं ये लोग, ठीक है, IIBF वाले खास करके, ठीक है। तो इन बैंकिंग इंडस्ट्री में अगर देखा जाए तो इंटरनेशनल बैंकिंग के रिगार्ड में अगर हम देखें तो टेक्नोलॉजी ने एक रेवोल्यूशन ला दिया है, बैंकिंग इंडस्ट्री की प्रोफाइल को चेंज करके रख दिया है और जो भी बैरियर्स हैं, जो बाधाएँ थी उनको भी ख़त्म कर दिया है, जिससे कि नए फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर अब जो है एंट्री कर सकते हैं इस इंडस्ट्री में। और चूँकि कंपटीशन बढ़ रहा है स्टार्टअप के साथ में, इंटरनेट जायंट्स के साथ में और फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर के साथ में, जो कि बैंकिंग से लेना देना नहीं, उसके बावजूद भी ये लोग टक्कर दे रहे हैं बैंकिंग इंडस्ट्री के लोगों को। इसलिए जो है बैंकों के लिए ज़रूरी हो गया है कि वो जो है डिजिटल रिवोल्यूशन को बढ़ावा दें। ओके, उसके बाद में एक ट्रूली डिजिटल बैंक अगर बिल्ड करने की बात की जाए तो रीथिंक करने की ज़रूरत है कस्टमर एक्सपीरियंस को, कि कस्टमर का जो एक्सपीरियंस है वो और अच्छा होना चाहिए। हमें ऐसा करना है डिजिटल बैंक के लिए कि कस्टमर का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होना चाहिए। उसके बाद हमें एक ऐसा इफ़िशिएंट और इफेक्टिव सिस्टम डेवलप करने की ज़रूरत होती है। मतलब कहने का ऐसा सिस्टम नहीं जिसमें पता चल रहा है जैसे हमारा CBS डाउन हो जाता है, कई बार जो है सर्वर चला जाता है, CBS डाउन रहता है, तो ये इफेक्टिव नहीं है, इफ़िशिएंट नहीं है। अब सोचिए इंटरनेट बैंकिंग डाउन रहे, 10-10 दिन इंटरनेट बैंकिंग अगर डाउन रह रही है तो फिर वो अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है। तो ऐसे में हमें एक इफ़िशिएंट और इफेक्टिव जो है सिस्टम डेवलप करने की, मॉडल डेवलप करने की ज़रूरत होती है। जो इसके पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनको सुविधाएं मिलती हैं कब, जब हम अच्छी अंडरलाइंग प्रोसेस, टेक्नोलॉजी और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को अडॉप्ट करते हैं। मतलब हमें अच्छी प्रोसेसेस को अडॉप्ट करना है, अच्छी टेक्नोलॉजी को और अच्छा ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर अगर हम बनाते हैं तो उससे पार्टिसिपेंट को बेनिफिट होता है। बहुत सारे बैंक जिन्होंने टेक्नोलॉजी के साथ शुरू किया था, अब उन्होंने अपना आर्किटेक्चर में री इंजीनियरिंग का काम शुरू कर दिया है। दे आर चेंजिंग देयर आर्किटेक्चर। ओके, ताकि जो भी नए डेवलपमेंट हुए हैं डिजिटल बैंकिंग की फील्ड में उनको सपोर्ट कर सके उनका नया आर्किटेक्चर। ओके, स्पेशली इंटरनेशनल बैंकिंग के रेफरेंस में बैंक को अपना आर्किटेक्चर जो है अपनी स्ट्रेटजी और रेडीनेस टू कम्पीट इन डिजिटल एरना के हिसाब से तैयार करना होता है। अपना आर्किटेक्चर इस हिसाब से बनाइए कि जो भी आपकी स्पेसिफिक स्ट्रेटजी है उसके हिसाब से अपना आर्किटेक्चर तैयार करिए और कितने तैयार हैं आप डिजिटल एरना में कंपटीशन के लिए या compete करने के लिए। ओके, इसमें हमें क्या ज़रूरत है कि जितना भी बैंक के पास अवेलेबल कैपिटल है, पूंजी है, और एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम हम डिसाइड करेंगे कि उतने समय में ही ये चीज़ री इंजीनियरिंग हो करके चली जाए, जिससे कि कस्टमर का जो एक्सपीरियंस है वो अच्छा हो जाए, इंक्रीज हो जाए, और जिसकी वजह से क्या होगा कि जो कस्टमर्स हैं वो जो है बढ़ेंगे। भाई सीधी सी बात है, अगर हमारा कस्टमर का एक्सपीरियंस अच्छा होगा तो कस्टमर भी इंटरनेशनल बैंकिंग में इन्वॉल्व होंगे, उनका एक्सपीरियंस अच्छा होगा, जिससे हमारा बिजनेस भी बढ़ेगा। सीधी सी बात है। डिजिटल स्ट्रेटजी जो बैंक की होगी वो बैंक के अपने खुद के उस बैंक का गोल क्या है, विजन क्या है, मिशन क्या है, उसके हिसाब से ही डिसाइड होती है। कम्पिटिटिव कंटेंट और टारगेट बिजनेस मॉडल जो है पहचाने जाने चाहिए डिजिटल री इन्वेंशन के लिए। डिजिटल री इन्वेंशन अगर आपको करनी है तो कम्पिटिटिव कंटेंट पहचानिए, किस कंटेंट पर काम करना है, लोन सेक्शन पे फोकस करना है, इंटरनेशनल बैंकिंग में फोकस करना है, या फिर जो है डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड पर फोकस करना है, वो अपना डिसाइड करिए। उसके बाद में कौन सा बिजनेस मॉडल आप अडॉप्ट करेंगे, ये सारी चीज़ें आइडेंटिफाई होने की ज़रूरत होती है। बैंकों को अपना प्लेटफॉर्म अपग्रेड करने की ज़रूरत है, लेकिन अपग्रेड करिए तो एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म से मिलता जुलता ही अपग्रेडेशन दीजिए। ऐसा ना करिए कि एकदम नया ही चेंज कर दीजिए। जैसे पहले जो है मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड चलते थे, फिर बाद में EMV कार्ड आ गए, है ना, जिसमें चिप लगी होती है, इसमें चिप लगी होती है, इसमें मैग्नेटिक स्ट्रिप हुआ करती थी। ये एकदम से चेंज हो गया, एकदम से चेंज हो गया। अगर इसी अलाइनमेंट के साथ चले होते
तो अच्छा रहता, लेकिन अब नहीं ऑप्शन था, तो इसलिए हमें पूरी तरह से चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये कह रहे हैं कि अगर आप अपग्रेड कर रहे हो प्लेटफॉर्म को, करिए, लेकिन एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म के मिलते जुलते के साथ में। जैसे आपकी वेबसाइट जो है इंटरनेट बैंकिंग, वो जैसी दिखती है वो लगभग वैसी ही दिखे, थोड़े बहुत चेंजेस करिए उसमें। ऐसा ना करिए कि पूरी पूरी वेबसाइट ही चेंज कर दीजिए। क्यों? क्योंकि अगर आपने वेबसाइट चेंज कर दी, कस्टमर को जो अनुभव है पिछले 5-7 सालों से, अगर वो लॉगिन करता है और उसको एकदम से नया दिखेगा, तो हो सकता है कि वो डर ही जाए कि मतलब ऐसा तो नहीं कि हैकिंग वगैरह हो गई है या किसी फिशिंग वेबसाइट पर हम पहुंच गए हैं। ओके, तो एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म्स के साथ मिलजुल करके ही ये चेंजेस करने की ज़रूरत होती है। इंटायर प्रोसेस जो री इंजीनियरिंग की है, उसमें ट्रेडिशनल सिस्टम इंगेजमेंट का जो है उसको इन्वॉल्व रखना होगा। पहले जैसे हम इंगेज हुआ करते थे कस्टमर के साथ में, वैसे इंगेज होंगे। जो करंट टाइम पे डिजिटल इनेबलर हैं, जैसे ब्लॉकचेन हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, बिग डेटा, हाडूप वगैरह, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, इनको जो है, ये सब जो टर्म्स मैं बता रहा हूँ आपको फ्रेंड्स, ये सब आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड टेक्नोलॉजीज़ हैं। ओके, तो करंट डिजिटल इनेबलर्स हैं जिन्हें फ्रंट ऑफिस, बैक ऑफिस वगैरह में यूज किया जाता है, उन सबको हमें यहाँ पर यूज करने की ज़रूरत होगी, ताकि जो ऑपरेशनल एक्सपीरियंस है कस्टमर का, वो एडवांसमेंट आ जाए, मतलब जो है उसमें अच्छा हो जाए, उसका कस्टमर का एक्सपीरियंस अच्छा हो जाए, जिससे कि जब आप जो है नया सिस्टम डिप्लॉय करें, एडवांसमेंट आने के बाद में कस्टमर का इंटरेस्ट बढ़े और साथ ही साथ में आपके बिजनेस की भी ग्रोथ होनी चाहिए। एक बार बैंक ने ये डिसाइड कर लिया कि हमें जो है आगे जाना है, हमें मतलब री इंजीनियरिंग करनी है, तो डिजिटल री इंजीनियरिंग का रोड मैप तैयार किए जाने की ज़रूरत होती है, जिसमें बैंक का बजट प्लान, उसकी रिसोर्सेज क्या अवेलेबल है, रिस्क एपेटाइट क्या है, आर्किटेक्चर क्या रहेगा, ये सारी चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए, डिफाइन हो जानी चाहिए। हमें यहाँ पर कितनी कॉस्ट लगेगी, कितना टाइम लगेगा, क्या रिसोर्सेज लगेंगे, रिस्क कितना रहेगा और क्या रिटर्न आएगा, ये सारी बातें हमें डिसाइड कर लेने की ज़रूरत होती है। आगे बढ़ेंगे और अगला टॉपिक लेंगे, फॉलोइंग मे बी द ब्रॉड थाट्स ऑन अपग्रेडिंग द बैंक्स डिजिटल री इंजीनियरिंग प्लान। ओके, तो बैंक अपने डिजिटल री इंजीनियरिंग प्लान को क्यों अपग्रेड करना चाहता है, उसके लिए कौन कौन सी बातें हो सकती हैं। पहला, मेकिंग द बैंक मोर रिलेवेंट टू कस्टमर विथ मोर फ्लेक्सिबल फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल प्रोडक्ट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जब डिजिटल री इंजीनियरिंग करेंगे, यानी कि हम अपनी डिजिटल जो हमारा बैंक का सिस्टम है, डिजिटल सिस्टम, उसको अपग्रेड करेंगे, तो उससे फ़ायदे क्या क्या होंगे, हम क्यों करना चाहते हैं, हम ऐसा क्यों करना चाहते हैं कि हम अपने डिजिटल सिस्टम को अपग्रेड करें, क्यों चाहते हैं। उसका आंसर यही है कि इससे क्या होगा कि बैंक जो है कस्टमर के लिए ज़्यादा रिलेवेंट हो जाएगा, क्योंकि अब उन्हें और ज़्यादा फ्लेक्सिबल फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल प्रोडक्ट मिलने लगेंगे, तो कस्टमर को फ़ायदा हुआ यहाँ पर। रिलेटिव बेनिफिट ऑफ स्पीड विज इन हाउस टैलेंट, इसका मतलब है कि अब भाई अगर जो है नई टेक्नोलॉजी अगर आप यूज करेंगे, तो उसमें स्पीड बढ़ेगी, आपका प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ जाएगी, लोन जल्दी पास होंगे, ट्रांजेक्शन जल्दी होंगी, साथ ही साथ में जो आपके पास में टैलेंट मौजूद हैं, उनका आप अच्छे से यूज भी कर पाएंगे इस नई टेक्नोलॉजी में। डेवलपिंग द डिजिटल इकोसिस्टम एंड प्लेटफॉर्म्स दैट डिलीवर्स ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल प्रोडक्ट टू कस्टमर, हम ऐसा डिजिटल इकोसिस्टम डेवलप करेंगे, ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएंगे जो कि ट्रेडिशनल पहले से चले आ रहे प्रोडक्ट और नए जो है नए प्रोडक्ट जो ट्रेडिशनल नहीं हैं, उनको कस्टमर को डिलीवर कर सकेगा। इसलिए हमें जो है अपने डिजिटल प्लान को अपग्रेड करने की ज़रूरत होती है। ऑर्गेनाइजेशन रेडीनेस टू री असाइन, रीट्रेनिंग एंड इफ़ नीड रिक्रूटिंग एडिशनल रिसोर्सेज, ऑर्गेनाइजेशन जो है इससे रेडी रहेगा, किसके लिए, रीअसाइन करेगा, काम को किसी दूसरे को अलॉट करेगा, दोबारा से ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा, और साथ ही साथ में अगर ज़रूरत पड़ती है तो एडिशनल रिसोर्सेज को रिक्रूट भी कर सकता है नई टेक्नोलॉजी को लाने के लिए। बिकमिंग प्रोएक्टिव एंड एजाइल टू कस्टमर्स रिस्पॉन्सेस एंड मार्केट रिक्वेस्ट, इससे क्या होगा, अगर हम नई टेक्नोलॉजी लेकर के आएंगे तो हम प्रोएक्टिव हो जाएंगे, मतलब एक्टिव से भी और आगे बढ़ जाएंगे, मतलब कस्टमर के दिमाग में सोचा नहीं कि उसके पहले उसको व्यवस्था अवेलेबल करवा देने वाली बात हो जाएगी, और हम फुर्ती में आ जाएंगे, एजाइल टू कस्टमर्स रिस्पॉन्स, कस्टमर की जो ज़रूरतें हैं उसको तेज़ी के साथ में हम रिजॉल्व कर सकेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से हमें जो है इसको अपने डिजिटल प्लान को अपग्रेड करने की ज़रूरत होती है। सेल्फ असेसमेंट एंड ड्राइविंग टीम वर्क टू रिएक्ट टू द चेंजिंग मार्केट कंडीशन एंड मॉनिटरिंग द प्रोग्रेस एट रेगुलर इंटरवल एंड नॉट सिंपली फॉलोइंग अ पाथ। सेल्फ असेसमेंट करने की ज़रूरत होगी, टीम वर्क को बढ़ावा देने की ज़रूरत होगी, ताकि जो भी मार्केट कंडीशन चेंज हो रही हैं उसके हिसाब से हम तैयार रहें। साथ ही साथ में जो ये आप री इंजीनियरिंग करवा रहे हैं, जो नया डेवलपमेंट ला रहे हैं, उसकी प्रोग्रेस को मॉनिटर करते रहना होगा रेगुलर इंटरवल पर, और एक सिंपल जो है प्लान को नहीं फॉलो करते रहना है कि एक प्लान बन गया है इसमें 2 साल में काम होना है, तो उसी प्लान को फॉलो मत करते रहिए, रेगुलर मॉनिटरिंग करते रहिए कि प्रोग्रेस क्या हुई है, क्या प्रोग्रेस नहीं हुई है। ठीक है, तो ये हो गया फ्रेंड जो है कि
कौन सी थॉट्स हमने रखी है, कौन कौन से कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से हम जो है बैंक के डिजिटल री इंजीनियरिंग प्लान को अपग्रेड करना चाहेंगे। तो कौन कौन सी थॉट्स हैं जिनके लिए हमें अपने डिजिटल री इंजीनियरिंग प्लान को अपग्रेड करना चाहिए। तो उसमें पहला है कि इससे क्या होगा कि कस्टमर के लिए हम ज़्यादा रिलेवेंट हो जाएंगे। बैंक मेकिंग द बैंक मोर रिलेवेंट टू कस्टमर, कस्टमर के लिए बैंक जो है ज़्यादा रिलेवेंट हो जाएगा, क्योंकि हम फ्लेक्सिबल और जो फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल प्रोडक्ट हैं उनको अब और मोर फ्लेक्सिबली प्रोवाइड कर पाएंगे। स्पीड बढ़ जाएगी, इन हाउस टैलेंट का यूज बढ़ जाएगा, एक ऐसा डिजिटल इकोसिस्टम डेवलप कर देंगे जिसमें कि हम ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल दोनों प्रोडक्ट कस्टमर को ऑफर कर पाएंगे। ऑर्गेनाइजेशन रेडी रहेगी रीअसाइन के लिए, रीट्रेनिंग के लिए और रिक्रूटमेंट के लिए अगर जो है ज़रूरत पड़ती है ह्यूमन रिसोर्सेज की। तो बैंक प्रोएक्टिव हो जाएगा और कस्टमर की जो नीड हैं उनको रिस्पॉन्स करने के लिए, मार्केट की जो रिक्वेस्ट आती हैं उनको जो है समझने के लिए, उनको जो है जवाब देने के लिए तैयार रहेगा या उनको प्रोडक्ट ऑफर करने के लिए तैयार रहेगा। ठीक है, सेल्फ असेसमेंट की ज़रूरत होगी और साथ ही साथ में टीम वर्क की भी ज़रूरत होगी, ताकि जो है जो भी चेंजिंग मार्केट कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग हम रिएक्ट कर सकें। और साथ ही साथ में हमें जो है रेगुलर इंटरवल पर अपनी प्रोग्रेस को मॉनिटर करते रहना होगा, ना कि एक सिंपल पाथ को फॉलो करने की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो ये हो गया फ्रेंड जो है डिजिटाइजेशन इन बैंकिंग, इंटरनेशनल बैंकिंग। अब हम बात करेंगे इवोल्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी इंटरनेशनल बैंकिंग, कैसे कैसे इंटरनेशनल बैंकिंग में मतलब टेक्नोलॉजी आई हुई है। तो शुरू से चलेंगे, एक तरह से इतिहास में चलेंगे। ठीक है, टेक्नोलॉजी हैज़ ट्रांसफॉर्म द इंटायर बैंकिंग लैंडस्केप इन लास्ट 5 decades एंड फॉलोइंग इन द ब्रीफ टेक अवे ऑन द स्टेजेज इन इवोल्यूशन ऑफ बैंकिंग टेक्नोलॉजी इन इंडिया। ठीक है, तो पिछले 5 दशक में, मतलब पिछले 50 सालों में बैंकिंग इंडस्ट्री जो है पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। क्या क्या चीज़ें हैं उसमें ट्रांसफॉर्मेशन में, किस किस स्टेज से हम गुजरे हैं, तो उसकी बात करेंगे। प्री नेशनलाइजेशन यानी नेशनलाइजेशन से पहले, राष्ट्रीयकरण होने से पहले पीरियड, मोस्ट ऑफ द बैंकिंग एक्टिविटीज़ वर मैनुअल इन व्यू ऑफ द फैक्ट दैट कंट्रीज पॉपुलेशन वाज इलिटरेट। ठीक है, तो प्री नेशनलाइजेशन यानी राष्ट्रीयकरण होने से पहले जो बैंकिंग एक्टिविटी हुआ करती थी फ्रेंड्स वो ज़्यादातर मैनुअल हुआ करती थी, जैसे कॉपी पेन लेकर के लिखना पढ़ना, ऐसे बैंकिंग चला करती थी। ठीक है, और इसके पीछे कारण ये था कि जो देश की आबादी थी वो ज़्यादातर इलिटरेट थी, अनपढ़ थी। ओके, टू टेक, फिर क्या हुआ आगे थोड़ा एडवांसमेंट आया, टू टेक द एडवांटेज ऑफ इंक्रीज्ड सेविंग हैबिट्स एंड आल्सो नीड फॉर बोरोइंग फंड फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, द कस्टमर्स इंक्रीज्ड देयर विजिट टू बैंक्स ब्रांचेज फॉर यूटिलाइजिंग द मैनुअल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द बैंक देन। ठीक है, तो मतलब लोगों में पैसे बचाने की हैबिट बढ़ी, साथ ही साथ में उन्हें फंड की भी ज़रूरत पड़ी ताकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया जा सके, अपना खुद का डेवलपमेंट कस्टमर कर सके। इसकी वजह से कस्टमर ने क्या किया, बैंक की ब्रांचों में विजिट अपनी बढ़ाई, बैंक की ब्रांचों में अब ज़्यादा कस्टमर आना शुरू हो जाते हैं। यानी कि इनिशियल डेज में बैंक में कस्टमर कम आया करते थे। ठीक है, अभी तो भर भर के आते हैं। यूटिलाइजिंग जो है मैनुअल सर्विस, उस समय कौन सी सर्विस देता था बैंक, मैनुअल सर्विस, वही जो लेजर वगैरह ले करके रजिस्टर होता तो उसी भी लिखा पढ़ी होकर के बैंक सर्विस प्रोवाइड किया करते थे। टू टेक एडवांटेज ऑफ इंक्रीज सेविंग हैबिट्स एंड आल्सो नीड फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्री एंड रीचिंग द बैंकिंग सर्विसेज टू द नूक एंड कॉर्नर ऑफ द कंट्री, गवर्नमेंट अंडर नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स एक्ट नेशनलाइज 14 बैंक्स इनटू गवर्नमेंट बैंक्स इन 1969। अब क्या हुआ कि गवर्नमेंट को ज़रूरत महसूस हुई किस चीज़ की, कि लोगों की जो पैसे बचाने की आदत है उसका फ़ायदा लिया जाए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ाया जाए कंट्री में, उसके लिए, और बैंकिंग सर्विसेज को हर कोने और नुक्कड़ पर पहुंचाए, नूक एंड कॉर्नर मतलब हर कोने और नुक्कड़ पर पहुंचाया जा सके। इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक एक्ट लाया। इसमें 14 बैंकों को इनिशियल डेज में 1969 में 14 बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया गया, गवर्नमेंट बैंक में कन्वर्ट कर दिया गया। उसके बाद में तो ये कौन सी एरा थी, प्री नेशनलाइजेशन की बात की। प्री नेशनलाइजेशन में हम क्या कर रहे हैं, मैनुअल सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। फिर 1969 में क्या होता है, 14 बैंक हमारे नेशनलाइज हो जाते हैं। 1969 में नेशनलाइजेशन के बाद जो एरा आती है उसे पोस्ट नेशनलाइजेशन पीरियड कहा जाएगा। ओके, तो 1969 ऑनवर्ड पोस्ट नेशनलाइजेशन पीरियड, मोस्ट ऑफ द बैंकिंग एक्टिविटीज़ वर सेंटर्ड अराउंड इन्वेस्टमेंट ऑफ सरप्लस सेविंग अवेलेबल विद द पॉपुलेशन। तो इस दौरान जो है जो बैंकिंग एक्टिविटी थी वो किस पर आधारित थी, ज़्यादातर जो भी सरप्लस सेविंग है, जो भी आपके पास बचत वाला पैसा हमारी आबादी के पास में, उसका इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश की गई ज़्यादातर आफ्टर 1969।
दो द नीड फॉर borrowing was prevalent, many of the customers were unable to reach out to the banks, and hence lending by financial intermediaries were the norms of the day, who used to charge higher rate of interest to their lending। मतलब ये कह रहे हैं कि देखिए यहाँ पर कहा गया कि पोस्ट जो है नेशनलाइजेशन क्या हो रहा है कि हम जो है जो भी हमारे पास पैसा है उसको जो है बैंक में ला करके जमा करो, एफडी करवाओ। जनता का यही उद्देश्य रहा कि ज़्यादा से ज़्यादा एफडी करवाने का। कस्टमर को बारोइंग की ज़रूरत थी, पैसों की ज़रूरत थी, उन्हें जो है लोन की आवश्यकता थी, लेकिन ज़्यादातर कस्टमर जो है बहुत सारे कस्टमर ऐसे थे जो बैंक की ब्रांचों में नहीं जाते थे। इसलिए जब नहीं जाते थे बैंक की ब्रांचों में तो जो फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज थे यानी कि जो दूसरे सेठ साहूकार और महाजन वो जो है उस समय मतलब जो है उनका जलवा हुआ करता था, एक हिसाब से कह दीजिए नाम ऑफ द डे, वो उस समय उनका ही जलवा हुआ करता था और ये ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया करते थे अपना लोन देने के एवज में। ठीक है, तो बैंकों के पास कस्टमर कम जाया करते थे, जो भी कारण रहे हों, डरते थे या जो भी कहानी रही हो, लेकिन कस्टमर कम जाते थे जिसकी वजह से जो ये सेठ साहूकार थे इनका जो है बिजनेस अच्छा चलता था। उसके बाद में कंट्री सा रैपिड प्रोग्रेस थ्रू द नेशनलाइज्ड बैंक एंड बाय 1980s बैंकिंग सेक्टर विटनेस्ड ट्रिमेंडस growth and appetite toward saving by population who had surplus monies and borrowing by communities who had started of funds for their business increased। ठीक है, तो क्या हुआ कि हमारी कंट्री ने 1980 के दौरान जो है नेशनलाइज बैंकों की वजह से बहुत ज़्यादा जो है प्रोग्रेस देखी, बैंकिंग सेक्टर में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं, ग्रोथ होनी शुरू हो गई है, जो हमारी पॉपुलेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा सेव करना चाहती है। ओके, और जो कम्युनिटी है जिनके पास पैसों की कमी थी वो लोन लेना चाहते थे ताकि अपना बिजनेस वो बढ़ा सके। तो ये काम मतलब 1980 के बाद में काफ़ी बढ़ा। उसके बाद में 1980 स्टार्टेड विद द सेकंड फेज ऑफ नेशनलाइजेशन। अब 1980 में, पहले 1969 में हमने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण देखा, अब आता है 1980 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फिर से 6 बैंकों का नेशनलाइजेशन कर दिया, क्योंकि उन्हें ज़रूरत महसूस हुई कि यहाँ बैंकिंग सेक्टर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रही है, तो यहाँ पर फिर से और बैंकों की ज़रूरत है ताकि जनता की ज़रूरतों को पूरा किया सके। तो 1980 में सेकंड फेज नेशनलाइजेशन की आई, जहाँ पर 6 और बैंक लाए गए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के दायरे में। ओके, हंगर फॉर टेक्नोलॉजी इन बैंकिंग स्टार्टेड ड्यूरिंग दिस पीरियड। ओके, इसी दौरान 1980 के दौरान ही टेक्नोलॉजी के लिए बैंकों में मतलब एक भूख जगी, उनको लगा कि नहीं हमें टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी चाहिए। ओके, वेयर इन द बैंकिंग सेक्टर वांटेड टू टेक एडवांटेज ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स दैट वर विटनेस्ड अक्रॉस द ग्लोबल डेवलप्ड कंट्री। ओके, तो ये मतलब 1980 के दशक में ही ये स्थिति आई कि बैंक जो है अब चाहते थे कि वो टेक्नोलॉजी का यूज करें। ओके, और जो भी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहे हैं उनका जो है वो एडवांटेज या फ़ायदा उठा सकें। ओके, 1980 के दौरान देयर इज़ नो टर्निंग बैक सिंस देन, यानी 1980 में जब हमने टेक्नोलॉजी की तरफ रुख किया उसके बाद से हमने जो है कभी मुड़ करके पीछे नहीं देखा है। देयर हैज़ बीन गुड प्रोग्रेस बोथ इन टर्म्स ऑफ बिजनेस ग्रोथ एंड द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इन बैंकिंग स्पेस। और अगर हम देखें तो ग्रोथ जो है प्रोग्रेस चाहे बिजनेस ग्रोथ के टर्म में कहिए चाहे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के टर्म में कहिए, बैंकिंग में दोनों में प्रोग्रेस हुई है। ओके, बिजनेस का ग्रो भी बहुत हुआ है, टेक्नोलॉजी भी एडवांसमेंट हुई है। व्हाट स्टार्टेड ALPMS, जब बैंकिंग में अगर कहा जाए तो टेक्नोलॉजी की शुरुआत जो है ALPMS से हुई, एडवांस लेजर पोस्टिंग मशीन्स जो है बैंकों में डिप्लॉय की गई। अब लिखा पढ़ी का काम बंद किया गया और वहाँ पर एक मशीन लाई गई जिसे ALPMS कहते हैं, एडवांस लेजर पोस्टिंग मशीन कहते हैं। 1980 गॉट कन्वर्टेड इनटू डाटा एंट्री मशीन, बाद में ये डाटा एंट्री मशीन के तौर पर बदल गया और फिर इसके बाद में फाइनली रिजल्टेड इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर इन बैंकिंग, फिर फाइनली जो है कंप्यूटर इंट्रोड्यूस कर दिए गए बैंकिंग में। ओके, तो इस तरीके से पहले ALPMS आता है, एडवांस लेजर पोस्टिंग मशीन आती है, फिर उसके बाद में आगे बढ़ करके ये डाटा एंट्री मशीन में कन्वर्ट होती है और फाइनली जो है बैंकिंग में कंप्यूटर का उद्भव होता है, कंप्यूटर इंट्रोड्यूस किया जाता है। टू टेक एडवांटेज ऑफ इंटरनेट बैंकिंग, अब कंप्यूटर तो आ गए थे लेकिन इंटरनेट का इन्वेंट उतनी अच्छे लेवल पर नहीं था, लेकिन 1990 के दौरान जो है इंटरनेट बैंकिंग भी आ गई। इंटरनेट आने का फ़ायदा हुआ कि इंटरनेट बैंकिंग भी आ गई। देन टू टेक एडवांटेज ऑफ इंटरनेट बैंकिंग 1990 में विटनेस्ड बैंक टेकिंग स्ट्राइड इनटू इंटरनेट बैंकिंग, ATMs, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड एंड स्लोली द एक्टिविटीज़ टर्न ऑनलाइन बैंकिंग। ठीक है, तो हुआ क्या 1990 के दौरान इंटरनेट का फ़ायदा उठाते हुए इंटरनेट बैंकिंग आई, ATMs आए, क्रेडिट कार्ड आया, डेबिट कार्ड आया और धीरे धीरे चीज़ें जो है ऑनलाइन होती
चली गई और ऑनलाइन बैंकिंग में कन्वर्ट हो गई। व्हाट हैपेंड नेक्स्ट इज हिस्ट्री, उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो सब इतिहास है ना। और अब हम पूरी तरह से डिजिटल हो चुके हैं। द करंट ट्रेंड हैव रिवोल्यूशनलाइज है ना द मेकअप ऑफ द सोसाइटी एंड इज नाउ डिजिटल बैंकिंग। तो जो कुछ भी हुआ, वट एवर हैपन नेक्स्ट इज हिस्ट्री, एंड करंट जो ट्रेंड है उसने रिवोल्यूशनलाइज कर दिया है हमारी पूरी सोसाइटी को, हमारे पूरे समाज को बदल करके रख दिया है, और हम जो है पूरी तरह से अब डिजिटल बैंकिंग की तरफ जा चुके हैं। ओके, तो ये बात हो गई फ्रेंड्स हमारी इवोल्यूशन, मतलब कैसे कैसे जो है टेक्नोलॉजी इंटरनेशनल बैंकिंग में आई है। तो हमने देखा कि पिछले 5 दशक में, पिछले 50 वर्षों में टेक्नोलॉजी ने जो है डिजिटल बैंक मतलब जो है बैंकिंग इंडस्ट्री को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर दिया है। प्री नेशनलाइजेशन यानी कि नेशनलाइजेशन, बैंकों के राष्ट्रीयकरण से पहले के एरा में अगर हम देखें तो बैंकिंग एक्टिविटी मोस्टली मैनुअल हुआ करती थी। ओके, मैनुअल हुआ करती थी। अभी क्या है, ये डिजिटल हो गई है या टेक्नोलॉजी बेस्ड हो गई है, लेकिन फिर भी मैनुअल थोड़ा बहुत हेल्प हम लोग करते हैं। ध्यान रखिएगा कि अभी भी जो है टेक्नोलॉजी आने के बावजूद भी मैनुअल इंटरफेरेंस है। पूरी तरह से सारा काम कंप्यूटर के थ्रू अभी भी नहीं हो रहा है भाई। आपको फॉर्म भरवाना पड़ता है, आपको जो है स्टैंप लगाना पड़ता है, आपको खुद से एंट्रियां करनी पड़ती हैं सीबीएस में, राइट। तो पूरी तरह से डिजिटल हम अभी भी नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत चेंजेस आ चुके हैं। तो प्री नेशनलाइजेशन पीरियड में अगर हम करें बात, तो मैनुअल हुआ करती थी जो हमारा बैंकिंग इंडस्ट्री थी, वहाँ पर बैंकिंग एक्टिविटी कैसी होती थी, मैनुअल तरीके से हुआ करती थी, क्योंकि कंट्री की जो पॉपुलेशन थी इलिटरेट हुआ करती थी। उसके बाद में लोगों की जो सेविंग हैबिट है उसका फ़ायदा उठाने के लिए, और जो है बारोइंग मतलब पैसा जो है लोन के तौर पर देने के लिए कस्टमर जो है बैंक की ब्रांचों में विजिट करना शुरू कर देते हैं, और बैंक उस समय जो है मैनुअल सर्विस प्रोवाइड करते हैं अपने कस्टमर्स को। ओके, उसका में जो लोगों की पैसे बचाने की आदत है उसका फ़ायदा उठाने के लिए, और कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए और बैंकिंग सर्विसेज को हर देश के हर कोने और नुक्कड़ में पहुंचाने की कोशिश में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन 1969 में कर दिया। 1969 के बाद में जो समय आता है उसे पोस्ट नेशनलाइजेशन पीरियड कहा जाता है, और इसमें जो है इस दौरान जो बैंकिंग एक्टिविटीज़ थी वो क्या थी, जो भी सरप्लस पैसा है हमारे जनता के पास, पॉपुलेशन के पास में, उसको इन्वेस्ट करना चाहती थी, वो जो है एफडी वगैरह करवाना चाहती थी। बारोइंग भी होती थी, ऐसा नहीं कि उस समय लोन नहीं लेते थे लोग, लेकिन ज़्यादातर कस्टमर, मैनी कस्टमर ऐसे थे जो कि बैंकों में नहीं जा पाते थे, जिसकी वजह से वो फाइनेंशियल इंटरमीडिएट से साहूकार के चक्कर में पड़ जाया करते थे, जो कि बहुत ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया करते थे। उसके बाद में 1980 के दौरान ये देखा गया कि बैंकिंग सेक्टर बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ में ग्रो कर रहा है। ओके, और पॉपुलेशन अब और ज़्यादा पैसे बचाना चाहती है, और जो है जिनके पास पैसों की कमी है वो और लोन लेना चाहते हैं ताकि उनका बिजनेस आगे बढ़ सके। तो ऐसी ट्रिमेंडस ग्रोथ को देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, सेकंड फेज ऑफ नेशनलाइजेशन को लॉन्च किया 1980 में, और 6 और बैंकों का नेशनलाइजेशन हो जाता है। तो 14 बैंक 1969 में होते हैं, एंड देन 6 बैंक अगेन होते हैं आपके 1980 में। ओके, और इसी दौरान जब ये 6 बैंकों का नेशनलाइजेशन है, इसी दौरान जो है बैंक अब टेक्नोलॉजी की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। वो चाहते हैं कि जो भी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहे हैं, एडवांसमेंट हो रहे हैं, उसका फ़ायदा उठाया जाए। और एक बार टेक्नोलॉजी की तरफ जो हम बढ़े, तब से जो है हमने पीछे मुड़ करके नहीं देखा है, हमारा बिजनेस भी बढ़ा है और हमारे टेक्नोलॉजी में भी एडवांसमेंट आया हुआ है। शुरुआत में हमने डिजिटलाइजेशन की या फिर जो है टेक्नोलॉजी की बात करें तो ALPMS आया बैंकों में, जिसे एडवांस लेजर पोस्टिंग मशीन कहा गया। 1980 के दौरान ये जो है डाटा एंट्री मशीन में कन्वर्ट हो गया, और फाइनली जो है कंप्यूटर बैंकों में आ जाता है। इंटरनेट का फ़ायदा उठाने के लिए 1980 के दौरान इंटरनेट बैंकिंग, ATM, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड आए। मोबाइल बैंकिंग नहीं आई थी, मोबाइल बैंकिंग बाद में जब मोबाइल जो है इतना ज़्यादा पॉपुलर हुआ तब मोबाइल बैंकिंग एंट्री करती है, लेकिन 1990 के दौरान ये सारी चीज़ें आ चुकी होती हैं। उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो एक इतिहास है, और पूरी हमारी सोसाइटी जो है बैंकिंग इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी तरह से चेंज हो चुकी है, रिवोल्यूशनाइज हो चुकी है ना। और अब हम पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग की तरफ जा चुके हैं। आगे बढ़ेंगे और एक नया टॉपिक लेंगे जो कि है बेनिफिट्स एंड लिमिटेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन इंटरनेशनल बैंकिंग। तो इंटरनेशनल बैंकिंग में टेक्नोलॉजी यूज करने के क्या बेनिफिट्स हैं और क्या लिमिटेशंस हैं, दोनों बातें करेंगे। तो बेनिफिट्स में अगर आप देखो तो देखिए बेनिफिट क्या क्या होगा अगर टेक्नोलॉजी आ जाती है। एक्यूरेसी बढ़ेगी, गलतियाँ कम होंगी, स्पीड तेज़ी आएगी, ट्रांजेक्शन का कॉस्ट घट जाएगा। ट्रांजेक्शन का कास्ट ऐसे होता है फ्रेंड, देखिए जैसे बैंक में कहते हैं कि अगर ब्रांच में कोई कस्टमर आता है तो उसको एक ट्रांजेक्शन करने के लिए उसको लगभग उसके पीछे बैंक को 32 रुपये खर्चा करना पड़ता है, 32 रुपीज़ लगभग। और उसी जगह पर अगर कस्टमर ATM से पैसे अगर निकालता है तो उस काम में 6 रुपये 8 रुपये खर्चा होते हैं। तो मतलब टेक्नोलॉजी आने का ये फ़ायदा होता है कि ट्रांजेक्शन की कॉस्ट घट जाती है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ता है, कंप्लायंस बढ़ता है,
मैन पावर घटा सकते हैं अब आप, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकता है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम MIS यानी कि पूरे बैंक का डेटा एक जगह अवेलेबल मिल सकता है, बिजनेस में कंटिन्यूटी रहती है। तो ये सारे बेनिफिट्स हो गए, एक्यूरेसी बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी, ट्रांजेक्शन का कॉस्ट घटेगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आसानी से कर सकेंगे, कंप्लायंस बढ़ेगा, मैन पावर घटाया जा सकता है, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट को आसानी से पूरा किया जा सकता है, MIS अवेलेबल होगा, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम अवेलेबल होगा, यानी कि किस ब्रांच में कितने खाते हैं सारी जानकारी अब मिल सकती है टेक्नोलॉजी होने की वजह से। पहले के समय में ऐसा पॉसिबल नहीं था। लिमिटेशंस की अगर बात करें तो इसमें भाई खर्चा लगेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर इस्टेब्लिश करने के लिए खर्चा लगेगा, टेक्नोलॉजिकल ग्लिचेज आती रहती हैं, कई बार जो है सिस्टम फेल कर जाता है, सर्वर चला जाता है, ये वही है टेक्नोलॉजिकल ग्लिचेज। उसके बाद में हमें कस्टमर के बीच में अवेयरनेस फैलानी पड़ेगी, क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग कस्टमर बिकॉज ऑफ वाइड स्प्रेड रीच, है ना, हमें कस्टमर को जागरूक करना पड़ेगा, ये भी एक चैलेंज है। नई टेक्नोलॉजी ले आते हैं तो उसको सिखाना भी पड़ता है हर व्यक्ति को, ओके। पुटिंग इन कंट्रोल लिमिट्स फॉर विड्रॉल्स एंड डिपॉजिट में इम्पोज इनकन्वीनियंस टू द कस्टमर, हम क्या करेंगे, टेक्नोलॉजी का यूज करके हम लिमिट लगा देंगे कि आप इससे ज़्यादा विड्रॉल और डिपॉजिट नहीं कर सकते हैं, जिसकी वजह से कस्टमर को इनकन्वीनियंस होगा, परेशानी होगी, ओके। कस्टमर सर्विस गेट अफेक्टेड एट टाइम, कभी कभार कस्टमर की सर्विस अफेक्ट हो जाती है क्योंकि टेक्नोलॉजी फेल कर चुकी होती है, सिक्योरिटी इशू रहेगा, हैकिंग हो सकती है, साइबर क्राइम बढ़ ही रहा है, साइबर क्राइम इज ऑन इंक्रीज एंड एडेड टू दिस फ्रॉड बाय एक्सटर्नल सोर्सेज से फ्रॉड किए सकते हैं, फिशिंग, है ना, स्मिशिंग वगैरह बहुत सारी चीज़ें आ चुकी हैं। तो ये सारी लिमिटेशंस हैं। तो हमने ये देखा कि क्या क्या बेनिफिट्स हैं टेक्नोलॉजी के इंटरनेशनल बैंकिंग में और क्या क्या लिमिटेशंस हैं। तो बेनिफिट्स में हमने देखा एक्यूरेसी बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी, ट्रांजेक्शन का कॉस्ट घटेगा। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द बेनिफिट ऑफ यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन इंटरनेशनल बैंकिंग। तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ को कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होगा, कंप्लायंस बढ़ेगा, मैन पावर को घटाया जा सकता है, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट को आसानी से पूरा किया जा सकता है, MIS अवेलेबल होगा हमारे पास में, बिजनेस की कंटिन्यूटी को हम मेंटेन कर सकते हैं। ये सारे बेनिफिट्स हैं। लिमिटेशन की बात करें तो इसमें आपको इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसे खर्चा करने पड़ेंगे, टेक्नोलॉजिकल ग्लिचेज आते रहते हैं, कमियाँ आती रहती हैं, सिस्टम क्रैश कर जाता है, ओके। कस्टमर को भी अवेयरनेस देनी होगी नए टेक्नोलॉजी, नए सिस्टम के बारे में। टेक्नोलॉजी का यूज करने से हम आप विड्रॉल्स और डिपॉजिट पर अगर लिमिट पुट कर देंगे तो उससे कस्टमर को परेशानी होगी, कस्टमर की सर्विस अफेक्ट हो जाती है, सर्विस वगैरह फेल होने पर सिक्योरिटी का इशू रहेगा, पैसे चोरी हो सकते हैं डिजिटल फॉर्म में, साइबर क्राइम बढ़ ही रहा है, उसका इफेक्ट होगा। उसके बाद में एक्सटर्नल सोर्सेज से भी फ्रॉड आपके साथ हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं लिमिटेशन के तौर पर आती हैं। अब यहाँ पर 2-3 क्वेश्चंस हैं चेक योर प्रोग्रेस के, इसको देख लेते हैं फ्रेंड। देखिए, व्हिच आर द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स आर एविडेंट इन एडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी इन बैंकिंग, मतलब इनमें से कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनकी वजह से हम टेक्नोलॉजी के अडॉप्ट करना चाहते हैं। स्पीड बढ़ेगी, एक्यूरेसी होगी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगा, रिडक्शन इन मैन पावर। तो देखिए अभी सारी चीज़ें हमने देखा था ना ये बेनिफिट में, ये देखिए सारी चीज़ें, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, है ना, स्पीड, एक्यूरेसी, ये सारी बातें देखिए, वही मैं कहता हूँ कि इनको ध्यान रखिए, ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये हो गया ऑल ऑफ द अबव, सारी चीज़ें होंगी भाई, ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। अगर हम टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हैं तो ये सारी चीज़ें होंगी, स्पीड बढ़ेगी, एक्यूरेसी बढ़ेगी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होगा, मैन पावर को घटाया जा सकता है, ओके। क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन वी लुक बैक इनटू द बैंकिंग प्रैक्टिसेस अर्लियर एंड टुडे, बेसिक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर इन मॉडर्न बैंकिंग विज ट्रेडिशनल बैंकिंग, मतलब कहने का अगर आज की बैंकिंग प्रैक्टिस देखें और पहले की बैंकिंग प्रैक्टिस देखें तो आपको क्या डिफरेंस नज़र आता है। ट्रेडिशनल बैंकिंग वाज मेनली मैनुअल इन नेचर, वेयर एज मॉडर्न बैंकिंग इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। पहले केवल मैनुअल बैंकिंग हुआ करती थी और अब पूरी तरह से कम्प्लीटली जो है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं, तो ये नहीं, कम्प्लीटली नहीं हो पाया है, ओके। ट्रेडिशनल बैंकिंग रिलाइड हैवीली ऑन कंप्लायंसेस, कंप्लायंस का कोई मतलब ही नहीं है, ये जान लीजिए ना कि ट्रेडिशनल बैंकिंग कंप्लायंस और नए में कंप्लायंस का कोई मतलब नहीं है। ट्रेडिशनल बैंकिंग वाज ब्यूरोक्रेटिक, ये भी कोई मतलब नहीं है, फर्जी का स्टेटमेंट है, लिबरल है और ये सब कोई मतलब नहीं है ना। लेकिन अब ये वाला देखते हैं, ट्रेडिशनल बैंकिंग मेनली रिलाइड ऑन मैनुअल प्रोसेसेस, वेयर एज मॉडर्न बैंकिंग रिलाइज बोथ ऑन ऑटोमेटेड प्रोसेस एंड सम एक्सटेंट मैनुअल प्रोसेस। देखिए ये आंसर हो जाएगा, ये भी आंसर कहीं हद तक उसके आसपास ही है। लेकिन ये क्या कहता है कि पूरी तरह से, पहले हम पूरी तरह से मैनुअल वर्क करते थे, अब हम टेक्नोलॉजिकल वर्क करते हैं, ऐसा नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, पहले मैनुअल प्रोसेस फॉलो करते थे, अब हम दोनों प्रोसेस फॉलो करते हैं, ऑटोमेटेड प्रोसेस भी फॉलो करते हैं और कुछ हद तक मैनुअल प्रोसेस भी फॉलो करते हैं। तो दिस विल बी योर आंसर। क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, पढ़िए, समझिए और एलिमिनेशन का यूज़ करिए। एलिमिनेशन ये थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, देखते हैं। व्हिच आर द फॉलोइंग फैक्टर्स आर मेनली इन्फ्लुएंशियल एंड मैटर द मोस्ट फॉर बैंक इन अंडरटेकिंग डिजिटाइजेशन
देयर सर्विस। तो बैंक अपनी सर्विसेज को डिजिटाइज क्यों करना चाहते हैं? रेडीनेस टू रीअसाइन, रीट्रेनिंग एंड नीड फॉर टू रिक्रूट एडिशनल रिसोर्सेज, मेकिंग द बैंक मोर रिलेवेंट टू कस्टमर विथ फ्लेक्सिबल फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, becoming proactive and agile to customer sentiment, driving the team toward increased businesses and market condition। चारों के चारों ऑप्शन एक हिसाब से सही हैं, चारों सही हैं, लेकिन बस हमको ये देखना है कि मेन इन्फ्लुएंशियल कौन सा रहेगा। तो हमें यहाँ पर क्या ध्यान रखना होगा, कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए कि कस्टमर को फ़ायदा कहाँ पर हो रहा है। तो मेकिंग द बैंक मोर रिलेवेंट टू कस्टमर, हम यहाँ पर बैंक को कस्टमर के हिसाब से ज़्यादा रिलेवेंट कर पा रहे हैं क्योंकि हम फाइनेंशियल और प्रोडक्ट और सर्विसेज फ्लेक्सिबल तौर पर प्रोवाइड कर पा रहे हैं। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अदरवाइज एक हिसाब से देखा जाए तो ये चारों पॉइंट्स थे। जब हमने आपको पढ़ाया था कि हम अपना डिजिटल रीइंजीनियरिंग अपग्रेड क्यों करना चाहते तो ये चारों पॉइंट वहाँ पर थे, लेकिन ये है कि हमें मेनली इन्फ्लुएंसर जो फैक्टर होगा वो यही होगा कि कस्टमर को हमें यहाँ पर सबसे ज़्यादा सुविधाएँ मिल पा रही हैं क्योंकि हम कस्टमर के लिए मोर रिलेवेंट हो पा रहे हैं। ओके, तो ये हो गया फ्रेंड्स इसका आंसर। इसी के साथ में हमारा ये लेक्चर खत्म होगा। होप है कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया फ्रेंड्स तो लाइक वगैरह करिए। थैंक यू सो मच।